साइकिल के पहिए के बनावट की एक ऐसी जेल जिसमें फंसकर हजारों हिंदुस्तानियों की जिंदगी जहन्नम बन गई। 693 काल कोठरियों की एक ऐसी इमारत जिसमें न जाने कितने देश के सपूतों को फांसी पर लटका दिया गया, तोप से उड़ा दिया गया, तो कितने ही लोगों ने जेल की दोज़ख जिंदगी से तंग आकर खुद को ही फांसी लगा ली। जेलर डेविड बेरी और मेजर पीटरसन वॉकर की ये जेल, जिसमें बेइंतहा जुल्म और अत्याचार की इबारत लिखी है। हिंदुस्तान की ये वो जमीन है जो तोप, बंदूक और कोड़ों की आवाजें सुनकर न जाने कितनी ही बार रोई होगी, जिस टापू के आसमान ने युद्धबंदियों की चीखें सुनी होंगी, आहें सुनी होंगी। नीले समंदर के बीचों बीच बनी ये जेल कल का काला पानी रही है, क्रूरता और कलपते इंसानों की धरती रही है। अंडमान के खूबसूरत द्वीप पर बनी ये एक ऐसी जेल रही है जो यमराज के बुलावे से भी ज्यादा खौफनाक रही है। लेकिन अंडमान की ये सेलुलर जेल ही उस आंदोलन की सबसे अहम कड़ी रही है जो आज हमें इस जेल की सलाखों को खुला रखने की इजाजत देती है, बेखौफ घूमने की इजाजत देती है, आजादी की हवा में सांस लेने की मोहलत देती है। सेलुलर जेल, सजाए काला पानी के बारे में हम सभी ने कभी ना कभी सुना है, पढ़ा है। इतिहास के इम्तिहानों में न जाने कितनी बार इससे जुड़े हुए ढेरों सवालों के जवाब भी दिए हैं। लेकिन आप में से कम ही होंगे जिन्होंने किताबों से इतर आज़ादी की लड़ाई के इस काले अध्याय को हकीकत में कभी देखा होगा। आज न्यूज़ नेशन आपको ले चलेगा अंग्रेज़ों की हुकूमत की सबसे क्रूर और खौफनाक तस्वीर पेश करती इसी सेलुलर जेल के सफ़र पर। हम अंडमान की उसी जेल में दाखिल हुए जिसमें साल 1906 के बाद दाखिल होते वक्त कैदियों का पूरा जिस्म कांप उठता था। समंदर से लंबे सफर के बाद लाए गए कैदियों को जहन्नम की दहलीज लांघने का एहसास हुआ करता था। तब ये जेल आज की तरह चमकती नहीं थी। इसकी दीवारों में बेहद बुरी सीलन हुआ करती थी। खुले मैदान में खून से लथपथ कैदी हुआ करते थे, तो आबो हवा में चीख पुकार और गाली गलौच हुआ करती थी। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी, ये जो पूरा एरिया है इसको अभी फिलहाल कवर कर दिया गया है। इसे वर्क शेड कहते हैं। पहले ये बिल्कुल खुला हुआ करता था और यहाँ कार्यस्थली थी तमाम कैदियों की, और खुला मैदान हुआ करता था। अभी फिलहाल यहाँ ये शेड है और यहाँ पर तमाम कैदियों को काम के लिए लाया जाता था, और क्या काम दिया जाता था उसको सुनकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। जी हाँ, ये कोल्हू आप देख रहे हैं। आप इस कोल्हू को देखिए। इस कोल्हू में आमतौर पर बैल को जोता जाता है, लेकिन यहाँ पर इंसानों को जोता जाता था, और वो भी आज़ादी के शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ रहे स्वतंत्रता सेनानियों को, जी हाँ, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को यहाँ पर इस कोल्हू में जो है वो जोत दिया जाता था। और इस कोल्हू को चलाना होता था, गोल 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 जो है वो पूरा घुमाना होता था भारी वजन के साथ, और सरसों का तेल जो है इस कोल्हू में निकाला जाता था। एक दिन में, जी हाँ बिल्कुल आपको बता दें, एक दिन में 10 पाउंड सरसों का तेल जो है वो निकालने की उम्मीद अंग्रेज़ी प्रशासन जो है वो करता था इस कोल्हू में जुतने के बाद तमाम कैदियों से। तो सोच के देखिए, ये एक असंभव कार्य होता था। लेकिन अगर आपने जो तय सीमा है उसके मुताबिक अगर तेल नहीं निकाला तो फिर आपकी कोड़ों से पिटाई होती थी, और रात के वक्त भी आपको दोबारा खाना देने के बाद कोल्हू से जोत दिया जाता था कि आप दोबारा तेल निकालें ताकि उस दिन की जो तय सीमा है उसे आप पूरा करें। आगे आपको दिखाऊंगी कि यहाँ सरसों का ही नहीं बल्कि नारियल का तेल भी निकलवाया जाता था। पहले नारियल को किसी एक शख्स को काम में लगाया जाता था कि वो नारियल का जो खोल है, छिलका है, उसे यहाँ पर उतारे, और उसको दिन में एक तय सीमा के हिसाब से नारियल जो है वो छीलने होते थे। फिर एक कैदी को काम दिया जाता था कि उस छिलके से रस्सियाँ जो है वो बनाए, और ये काम वो खुले में करते थे। कड़ी धूप हो, बरसात हो, उन्हें चुपचाप इस काम को करते रहना पड़ता था। और पानी पीने की भी
जो है वो राशनिंग थी, सिर्फ 2 ग्लास पानी। जी हाँ, वो ये काम सुबह 6 बजे से शुरू करते थे और शाम को 6 बजे तक करते रहते थे। बीच में खाने के लिए थोड़ा वक्त मिलता था और उस दौरान सिर्फ आपको 2 ग्लास पानी है। अगर आपने यहाँ पर जो ऑफिसर होते थे उससे पानी मांग लिया जाता था तो आपकी कोड़ों से पिटाई होती थी। और यहाँ पर नारियल का तेल निकालने का ये अलग कोल्हू है। आप देखेंगे कि यहाँ पर इस कोल्हू से नारियल का तेल जो है वो निकाला जाता था और नारियल का तेल निकालने की जो सीमा जो थी वो 30 पाउंड थी। और अगर 30 पाउंड से आपने कम तेल निकाला है, सज़ा वही है कि रात को फिर से आपको इस कोल्हू में जुतना होगा और तय सीमा के अनुसार आपको तेल निकालना होगा। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि इस कड़े कोल्हू के तेल वाले काम को करते हुए कई कैदियों ने दम तोड़ दिया था, कई यहाँ बेहोश हो जाया करते थे। इस जेल को लेकर अंग्रेजी हुकूमत ने कई नियम बना रखे थे, लेकिन जेल के अंदर कोई कानून नहीं था। यहाँ जाने कितने लोगों के पैर लकड़ी के इस फ्रेम में बांधे गए होंगे, कमर पर बेल्ट बांधी गई होगी और फिर कोड़ों से पीठ की खाल उधेड़ ली गई होगी। जेल में अगर किसी भी कैदी ने नियम को तोड़ा, अगर दूसरे कैदी से बात कर ली या फिर जो काम उसे दिया गया है वो पूरा नहीं किया, तो आप देखिए क्या सुलूक उसके साथ हुआ जाता था। उसको एक इस तरह की तिकोनी पट्टी से यहाँ बांध दिया जाता था, उसके पैरों को इसमें इस तरह से ये पूरा फ्रेम बनाकर अंग्रेज़ी हुकूमत ने तैयार करके रखा हुआ था। इस फ्रेम में उसके पैर जो हैं वो फंसा दिए जाते थे, ऊपर उसके हाथ बांध दिए जाते थे और ये इस तरह की एक बेल्ट से उसका शरीर जो है वो बांध दिया जाता था ताकि वो जब उसे कोड़े पड़ें तो भागने की कोशिश जो है वो ना कर सके। और उसके बाद उसे 30-50 कोड़ों की सज़ा जो है वो सुनाई जाती थी। कोड़े खा खा कर कई कैदी जो हैं बेहोश हो जाते थे और कई की मौत भी हो गई। और जो कोड़े मारने का काम होता था, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे स्वतंत्रता सेनानी थे, यहाँ पर कैदी थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनको कोड़े मारने का काम वो लोग किया करते थे जो किसी जुर्म में यहाँ आए थे, किसी हत्या में या किसी दूसरे कुख्यात जुर्म में यहाँ आए थे, तो उनको यहाँ पे पेटी ऑफिसर जो है वो बना दिया जाता था। अब मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि वो आगे आए। इन सज़ाओं से इतर और भी दूसरी सज़ा मिलती थी जो यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये देखिए, क्रॉस बार फेटर्स, ये किस तरह से अगर आपने कोई भी कानून तोड़ा है या फिर आप बहुत यहाँ पर जेल में आवाज़ उठाते हैं या किसी भी तरह से आप यहाँ पर जेल में आंदोलन करने की कोशिश करते हैं या दूसरे कैदियों से बात करने की कोशिश करते हैं, तो आपको इस तरह से जो बेड़ियाँ हैं उनमें बांध दिया जाता था, पैरों में, हाथों में, जिससे कि आपको चलने फिरने में तकलीफ हो। साथ ही इन बेड़ियों का भार जो है वो भी आपको जो है वो सहना पड़ता था। आप ये देखिए, अलग अलग तरह की जो बेड़ियाँ जो हैं वो बनाई जाती थी। आम तौर पे जो जेल की नियमावली होती है उसके मुताबिक आप किसी को 8 घंटे से ज़्यादा जो है हथकड़ी में नहीं रख सकते हैं एक दिन में, और 7 दिन से ज़्यादा हथकड़ी रखना जो है अमानवीय कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जेल के कागज़ों में तो जेलर बेरी ने तमाम चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त रखी थी, लेकिन हकीकत में वो क्या कुछ कर रहा था वो जो कैदी यहाँ से बाद में रिहा हुए हैं अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि किस तरह से इन बेड़ियों के बोझ के साथ धूप में, खुले आसमान में काम करना और उसकी भद्दी गालियों को सुनना न सिर्फ उनकी आत्मा को झकझोर देता था, बल्कि किस तरह की यातनाओं से उनका शरीर भी जो है वो हर कदम पर टूट रहा था। अगर कुछ उन्हें इस सब के बावजूद भी इस सजाए काला पानी में जीवित रखे हुए था तो आज़ाद भारत में सांस लेने का सपना था। मैं आपको दिखाऊंगी कि इन सज़ाओं के उलट एक और सज़ा दी जाती थी। ये तो आपने देखा कि यहाँ कैदियों की ये पोशाक होती थी, ये इस तरह का एक छोटा नेकर, ऊपर से कुर्ती मिला करती थी और सभी के गले में एक ये बैच हुआ करता था जिसमें वो कहाँ से आए हैं उनका कैदी नंबर जो है वो फिक्स रहा करता था और इस तरह की ये उनकी पोशाक हुआ करती थी। और यहाँ पर अगर आपने जेल का कोई भी नियम तोड़ा है या फिर जेलर बेरी जो है, डेविड बेरी, आपसे नाराज़ हो गया है किसी बात पर, तो आपको ये बोरे की जो जूट की जो पोशाक है, ये इस तरह की पोशाक पहनने को दे दी जाती थी। और इस पोशाक को पहनाने के पीछे भी, इसे पनिशमेंट ड्रेस कहते थे, खास मकसद होता था क्योंकि ये जेल जो है वो समंदर के बिल्कुल करीब है और ऐसे में समंदर की जो नमी वाली शुष्क नमकीन हवाएं होती हैं वो यहाँ चला करती थी। उमस भरा मौसम रहता था, ये शेड था नहीं, खुला आसमान था, तो उसके अंदर जब पसीने से लथपथ आप हो गए हैं, कोल्हू में जुटे हुए हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो ये जो जूट की बोरी है
जब पसीने में आपके शरीर से टकराती थी तो आपके शरीर पर ये घाव दे जाती थी, खूनम खून आपका शरीर हो जाया करता था उससे रेगस लगने के कारण, और उस पर जो पसीना आता था वो नमकीन हवाएं जो हैं वो उसको और ज़्यादा उसका दर्द जो है वो महसूस कराती थी। तो ज़रा आप सोच कर देख लीजिए, ये सिर्फ एक बानगी भरे एक मॉडल्स जो हैं वो रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ सजाए काला पानी पाने वाले हर सेनानी ने इसी तरह की यातनाओं को झेला है, और उसके बाद आज आप और हम उनकी इस शहादत की बदौलत, उनके इस बलिदान की बदौलत खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। लाल ईंटों से इस जेल को बनाने का काम तो बाद में शुरू हुआ। अंडमान की यह धरती उससे 48 साल पहले ही खून से लाल होनी शुरू हो चुकी थी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस टापू को ही जेल में तब्दील कर दिया था, जिसकी चारदीवारी कुदरत ने खुद ब खुद तैयार कर रखी थी। जेल के अंदर अंग्रेज जान लेने पर आमादा बैठे रहते थे, तो जेल के बाहर समंदर का खारा पानी निगलने को बेताब बैठा रहता। अंडमान में सेलुलर जेल तो बहुत बाद में बनी, लेकिन यहाँ पर कैदियों को लाने का सिलसिला बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। या फिर यूं कहें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों ने कैदी बस्ती के तौर पर ही बसाया था। 1857 की क्रांति के वक्त लगातार देश भर में जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों की तादाद बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजी हुकूमत के सामने ये समस्या पैदा हो गई थी कि इतने सारे कैदियों को आखिर रखें तो कहाँ रखें। तब उनके दिमाग में विचार आया, क्यों ना अंडमान निकोबार के इन द्वीप समूहों पर कैदियों को खुली बस्ती के तौर पर रखा जाए। उन्हें मजदूर भी मिलेंगे इन द्वीपों का विकास करने के लिए, और साथ ही यहाँ पर जेल बनाने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि चारों तरफ समंदर ही समंदर हैं, छोटे छोटे टापू हैं। तो अलग अलग टापुओं पर आपने कैदियों को रख दिया है, वो यहाँ से भागने की कोशिश जो है वो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से भागने का मतलब होगा सीधे मौत के मुंह में समाना। तो ऐसे में यहाँ पर जो सबसे पहला स्वतंत्रता सेनानियों का या फिर यूं कहें कैदियों का जो जत्था आया था, वो आया था 10 मार्च 1858 को। 200 कैदी जो थे सबसे पहले चाथम जो इलाका है वहां पर आए थे। जैसे जैसे आजादी की मांग जोर पकड़ने लगी, जुल्म बढ़ता गया। अंग्रेजों ने जब जुल्म को चारदीवारी में कैद करने का फैसला किया, तो कैदियों का ही खून पसीना बहाया। खुद के लिए खुद ही कब्र खोदनी पड़ी। आज़ादी की लड़ाई जोर पकड़ रही थी। ऐसे में अंडमान पहुंचने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की तादाद में भी लगातार इजाफा हो रहा था। अंग्रेजी हुकूमत के लिए यहाँ पहुंचने वाले सेनानियों को बतौर कैदी खुली बस्तियों में रखना अब मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। ऐसे में सिफारिश की गई एक जेल के निर्माण की। इसके तहत 1890 में 2 सदस्य समिति, जिसमें लॉयल और लिटिल ब्रिज शामिल थे, उन्होंने अंडमान का दौरा किया और उसके बाद एक जेल के निर्माण को औपचारिक तौर से अनुमति दे दी। फिर 13 सितंबर 1893 में सेलुलर जेल के निर्माण का काम शुरू किया गया, जिसे कैदियों ने ही बनाया और जो 1906 में जाकर पूरी तरह से बनकर तैयार हुई, लगभग 7 से 8 लाख रुपए की लागत से। अंग्रेजों ने सेलुलर जेल की बनावट में खासा ध्यान दिया। उन्होंने कोशिश की कि इसकी जो बनावट है वो अपने आप में सुरक्षा घेरे का काम करे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस जेल के रखरखाव पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो या फिर उनके अफसर जो हैं अंडमान पोस्ट किए जाएं इस जेल के लिए, खास तौर से क्योंकि अंडमान जो है वो बहुत सहूलियत भरी जगह नहीं होती थी। तो ऐसे में कम लोग हों सुरक्षा के लिए और कैदियों के लिए ये जेल की आकृति ही अपने आप में सुरक्षा घेरे का काम करे। तो उसके डिज़ाइन के लिए क्या खास बातें थी ये मैं आपको बताऊंगी। कि देखिए कि एक विंग जो है वो दूसरे विंग से बिल्कुल अलग रखा गया था। हर विंग में कुछ सेल हुआ करते थे। ये देखिए कि ये एक एक विंग है, दूसरे विंग से बिल्कुल अलग है और यहाँ पर इसमें अलग अलग सेल हुआ करते थे जिसमें कैदी जो हैं वो रहा करते थे। सबसे पहला सुरक्षा घेरा होता था हर विंग के अंदर कैदी के अपने सेल का ये मोटा दरवाज़ा। इस मोटे दरवाजे के ताले तक पहुंचना किसी भी कैदी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ ताला लगता था तो आप उसे खुद ब खुद अपने आप नहीं खोल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको उस ताले की चाबी आपके पास लग भी गई तो उसके बाद दूसरा सुरक्षा घेरा होता था ये गेट। जी हाँ, अगर तमाम कैदी जो हैं वो अपने ताले को खोलने में कामयाब हुए हैं तो उसके बाद उन्हें दूसरा ये गेट का ताला खोलना होगा। इसके बाद एक और सुरक्षा घेरा होता था ये तीसरा गेट। तो तीसरे गेट का भी ताला आपको खोलना है और अगर आप मान लीजिए कि इसमें भी आप कामयाब हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो जेल के संतरी हुआ करते थे वो भी हिंदुस्तानी थे, तो आपकी अगर उन्होंने विद्रोह में मदद कर भी दी तो ये देखिए कि उसके बाद अगर आपको टावर तक पहुँचना है, क्योंकि अगर बाहर जाना है तो इस टावर से होके जाना होगा, तो अगर आपको टावर तक पहुँचना है तो ये लकड़ी का फट्टा है,
पूरी जेल जो है वो ईंट सीमेंट से बनी हुई है, लेकिन टावर तक पहुंचने का रास्ता जो है वो बेहद ख़ास मकसद से इस लकड़ी के फट्टे से बनाया गया है, क्योंकि अगर आप ये सारे सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए यहाँ टावर तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ पर तुरंत लकड़ी का फट्टा जो है उसे गिराया जा सके, उसे तोड़ा जा सके और यहाँ पर आप जो है टावर तक पहुँचने में कामयाब ना हो। और हर जो विंग हुआ करती थी वो इसी टावर से आके मिलती थी और उसके बाद जो है वो नीचे जाने का रास्ता जाता था। तो ऐसे में यही जो पूरी कोशिश रही थी कि ये जो पूरी संरचना है वही अपने आप में एक सुरक्षा घेरे का काम यहाँ पर करती हुई नजर आए। सेलुलर जेल की अगर हम बनावट की बात करें तो ये एक गोलाकार आकृति में बनी हुई जेल है, जो कि साइकिल के पहिए जैसा आभास आपको कराती है, क्योंकि जो साइकिल के पहिए की तीलियां हैं कमोबेश उसी अंदाज में गोलाकार आकृति में ये इसकी अलग अलग भुजाएं जो हैं वो निकली हुई हैं। आप देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाएं आपको कि ये अलग अलग भुजाएं आपको नजर आएंगी। फिलहाल मौजूदा स्वरूप में आपको सिर्फ ये 3 भुजाएं नजर आ रही हैं, लेकिन ये पहले 7 भुजाएं थी। 1941 में जब ज़बरदस्त भूकंप आया तो उसमें बाकी की 4 भुजाएं जो हैं वो नष्ट हो गई थी। उन भुजाओं को जोड़ने के लिए बीच में, बिल्कुल बीच में एक टावर जो है वो मौजूद था और वो सबसे ऊंचा टावर था और उससे ये जो 7 भुजाएं थी वो कनेक्टेड थी और गोलाकार आकृति में ये 7 भुजाएं जो हैं वो बनी हुई थी। और हर भुजा, हर खंड के अंदर कैदियों को रखने वाले सेल जो हैं, कोठरी जो हैं वो बनाई गई थी। तो सर्कुलर मोशन में पूरी की पूरी ये जेल जो है वो बनी हुई थी और इसके अंदर कैदियों के रखने के सेल बने हुए थे और उसी से इसका नाम जो है वो सेलुलर जेल भी पड़ा है। कैदियों से खुद को ही कैद करने के लिए ये 4 दीवारी बनवाई गई। जुल्मों सितम ढाने वाले अंग्रेजों की हिफाजत का पुख्ता बंदोबस्त करवाया गया और वो काल कोठरी बनवाई गई जिसमें हर रोज शाम 6 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक तालों के साथ साथ किस्मत भी कैद हो जाया करती थी। सेलुलर जेल के हर विंग यानी खंड में 3 मंजिलें जो हैं वो मौजूद थीं और हर मंजिल पर आप देखेंगे इसी तरह का एक लंबा पूरा वरांडा हुआ करता था और उसमें लगातार लाइन से कैदियों को रखने वाले सेल जो हैं वो बने हुए थे। आप देखेंगे कि लाइन से यहाँ पर लगातार कैदियों को रखने वाले सेल बने हुए हैं। उसके सामने एक खुला वरांडा है और फिर वरांडे के आगे भी एक रेलिंग जो है वो लगाई गई है ताकि कोई भी कैदी अगर अपनी सेल का दरवाज़ा तोड़ देता है तो फिर भी वो नीचे जो है वो सीधे ना जा सके। मैं आपको एक ऐसा ही सेल जो है वो दिखाऊंगी कि किस तरह का एक कैदी का यहाँ पर सेल होता था। ये देखिए कि ये काल कोठरी के अंदर हम जो हैं वो सेलुलर जेल की घुसे हैं। सबसे पहले घुसते के साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये इतना मोटा ये दरवाज़ा जो है वो यहाँ पर रहता था और इतना मोटा लोहे का ये दरवाज़ा था तो आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं, किसी भी तरह से ताला खोल के बाहर नहीं निकल सकते हैं। उसके बाद आप भीतर आएंगे तो आप देखिए कि किस तरह से ये 13.5 फुट लगभग लंबी और 7 फुट चौड़ी ये पूरी की पूरी एक सेल हुआ करती थी, कोठरी हुआ करती थी, जिसके भीतर एक 3 फुट लंबा और 1 फुट ऊंचा एक रोशनदान दिया करता था जिससे रोशनी जो है थोड़ी बहुत आया करती थी। और उस ज़माने में, अभी तो आपको रंगाई पुताई यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन उस ज़माने में सीलन से भरी रहती थी ये कोठरियाँ जिनमें तमाम कैदियों को रखा जाता था, चाहे फिर वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हों या फिर किसी जुर्म के तहत वो यहाँ आए हों। अब मैं आपको वो बर्तन दिखाऊंगी जिसके भीतर यहाँ पर कैदियों को खाना दिया जाता था। आपकी रूह कांप जाएगी उन बर्तनों की शक्ल देखकर और सुनकर कि आखिर क्या खाना दिया जाता था। ये आप बर्तन देख पा रहे हैं। अगर आप सोच रहे होंगे वक्त के साथ ये बर्तन जो है इतना ख़राब हो गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये एक लोहे का बर्तन हुआ करता था और उस पर यूं ही जंग लगा रहता था और जंग लगे हुए बर्तन के भीतर ही आपको खाना होता था। इन बर्तनों को मांजने की इजाज़त भी जेलर डेविड ब्रेडी, जो इतना क्रूर था, वो नहीं देता था कि आप इन बर्तनों को साफ़ कर सके खाने से पहले, और इन्हीं 2 बर्तनों के अंदर आपको खाना होता था। और जो खाना है वो भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि उबली हुई घास और चावल का पानी जो है वो आपको मैसर होता था और वो आपको खाना होता था। उसमें गंदगी, कीड़े मकोड़े सब कुछ रहते थे। अगर आप विरोध करते थे तो ना सिर्फ आपसे वो खाना भी छीन लिया जाता था बल्कि आपकी कोड़ों से पिटाई होती थी, सो अलग। तो आप देखिए कि कितने मुश्किल हालात में यहाँ पर जो है इस सेल के अंदर एक कैदी रहता था। एक बात और मैं यहाँ बताऊँगी कि शाम को 6 बजे हर कैदी यहाँ पर आके बंद हो जाता था और सुबह 6 बजे उठता था। इस दौरान अगर उसे शौच के लिए जाना है तो उसकी इजाज़त नहीं थी, बल्कि एक कोने में मटका
रखा जाता था। उस मटके में आपको पेशाब शौच जो भी करना है करिए, और वो पूरी रात यहीं रहेगा। उस बदबूदार कमरे में आपको पूरी रात रहना होगा, शाम 6 से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक। तो कितनी मुश्किल परिस्थितियों में इस सज़ा को काटा है यहाँ पर आने वाले कैदियों ने सेलुलर जेल में, और क्यों इसे सज़ाए काला पानी नाम दिया गया है, ये यहाँ के हालात को समझकर, इसके बारे में पढ़कर और ज़्यादा करीब से पता चलता है। आप देखिए, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो दरवाज़ा है, ये अगर आप बंद कर देंगे तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर लगातार लाइन से बहुत सारे कैदियों के कमरे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने बराबर वाले कैदी की शक्ल देखना, तो आप कितना भी इस दरवाजे से बंद हो जाने के बाद झांकने की कोशिश कर लीजिए। देखिए, आप मैं कितना भी झांकने की यहाँ से कोशिश कर लूँ, मुझे कोई भी दूसरा कैदी जो है वो नज़र नहीं आ सकता है। अगर मैं सोचूं कि मैं अपने सामने वाले कैदी को देख लूँ, तो आप देखिए, जो सामने वाली विंग है, जो सामने वाला खंड है, उसको बैकवर्ड बनाया गया है, यानी कि उसके पीछे का हिस्सा जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे रोशनदान आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि वहाँ पर भी जो कैदी हैं उनकी शक्ल सूरत भी मैं नहीं देख सकती हूँ। तो आप सोच कर देखिए, जब मुझे किसी की शक्ल सूरत नहीं दिखेगी तो कितना मुश्किल हो जाएगा मानसिक तौर पर यहाँ पर मेरा रहना। तो कितने मुश्किल हालात में यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें सज़ाए काला पानी हुई थी वो रह रहे होंगे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे होंगे और आज़ादी की अलख जगा रहे होंगे।